जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं एक साइंस के इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि मैकेनिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम आज कवर करने वाले हैं। बता दें कि इसमें हम मुख्य रूप से जो चैप्टर को कवर करेंगे वो मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं, जो कि कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं ये वीडियो को। आज का पहला सवाल है कि कार्य का मात्रक क्या है, यानी कार्य का मात्रक क्या है। तो वर्ग की इकाई आपको बताना है, वर्ग की इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी जूल। हम जानते हैं कि कार्य की इकाई जो है वो क्या है, तो जूल होता है। आगे हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का अगला सवाल है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट ईयर किसकी इकाई है। तो ये कह सकते हैं कि दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या तो फिर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये दोनों इसका सही आंसर होता है कि एक लाइट ईयर बराबर यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है। चलिए हम शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। अगला सवाल अगर देखा जाए तो आज का तीसरा सवाल है बल की इकाई यानी एसआई यूनिट क्या है। तो बल की एसआई यूनिट जो है इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी ऑप्शन सी यानी न्यूटन। बल की इकाई क्या है, तो न्यूटन है। हम जानते हैं कि न्यूटन साहब ने ही सबसे पहले बल को परिभाषित किया था और बल से लेकर कई सारी महत्वपूर्ण कह सकते कि बातों को इन्होंने समझाने का प्रयास भी सबसे पहले किया था, जिसके कारण से कह सकते कि न्यूटन साहब के सम्मान में ही बल की इकाई जो था उसको न्यूटन ही रखा गया। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है और बहुत बार आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि इनमें से न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही कह सकते हैं कि बल की परिभाषा मिलती है। लेकिन याद रखना है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए कि बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है, तो वो हो जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जबकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बल की परिभाषा मिलती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्न में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है। आपको बताना है कि समय का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है। अधिवर्ष होगा, यहाँ पे अधिक वर्ष नहीं अधिवर्ष होगा। फिर है चंद्रमा, तीसरा है प्रकाश वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, क्योंकि जानते हैं कि प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर जो है ये प्रकाश कह सकते हैं कि समय का मात्रक ना होकर के ये दूरी का मात्रक है। लाइट ईयर जो है वो किसका मात्रक है, तो ये कह सकते हैं कि दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है आज का पारसेक इकाई है। बताना कि पारसेक जो है वो किसकी इकाई है। तो हम जानते हैं कि पारसेक जो है वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो है वो क्या है, पारसेक है। अब यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि आपको क्रम से पूछा जाता है, जैसे खगोलीय इकाई, उसके बाद फिर आता है ये कह सकते हैं कि प्रकाश वर्ष, और तीसरा आता है वो है पारसेक। ये तीनों जो है वो कह सकते हैं कि दूरी के महत्वपूर्ण इकाइयों में से एक माना जाता है। याद रखिएगा इसका क्रम भी अगर पूछा जाए कि ये तीनों का क्रम भी अगर पूछा जाए तो क्रम में अगर बात करें तो सबसे बड़ा इकाई जो है वो पारसेक है। पारसेक के बाद प्रकाश वर्ष और प्रकाश वर्ष के बाद खगोलीय इकाई है। ये दूरी मापने की इकाई है और याद रखिएगा ये सभी लंबी दूरियों को मापने के लिए ये इकाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो औसत ऊंचाई कह सकते हैं कि औसत दूरी है उसको ज्ञात करने के लिए हम खगोलीय इकाई का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष ये भी लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। और साथ ही साथ तीसरा अगर बात करें पारसेक, तो ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अभी तक जो भी हम दूरियों को मापने के लिए इकाई का प्रयोग करते हैं उसमें से पारसेक जो वो सबसे बड़ी इकाई है। अब तीनों का अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों का वैल्यू कितना होता है, तो एक खगोलीय वर्ष कह सकते हैं कि एक खगोलीय इकाई यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर
1.495 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। 10⁻11 मीटर होता है। एक लाइट ईयर बराबर यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻, यह कह सकते हैं कि 15 मीटर, हम मीटर में यहाँ लेते हैं। और एक पारसेक बराबर अगर पूछा जाए, एक पारसेक बराबर पूछा जाए कि कितना होता है, तो हम जानते हैं कि वैल्यू में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। याद रखना है, या तो फिर इसे 3.26 प्रकाश वर्ष भी कहते हैं। 3.26 लाइट ईयर जो होता है वो एक पारसेक के बराबर होता है। तो ये तीनों का आपको वैल्यू याद रखना है, ये सभी दूरी मापने की इकाई है। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन हम जानते हैं कि ये ज्योति फ्लक्स की इकाई है, जबकि ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला होता है, जबकि ज्योति फ्लक्स की इकाई जो होता है वो ल्यूमेन होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है वो है कह सकते हैं कि भौतिकी में ज्योति या तो ज्याति जो है वो किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा ये जो है वो लक्स की इकाई है, लक्स की इकाई है वो है ज्याति या तो फिर ज्योति कहलाता है। अगला सवाल है आज का वो है पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो हम जानते हैं कि दाब की इकाई पास्कल है। दाब की इकाई क्या है? तो पास्कल होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है वो है कैंडेला किसका मात्रक है? बताना कि कैंडेला जो है वो किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या तो फिर ज्योति तीव्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ज्योति तीव्रता, क्योंकि ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला होता है, जबकि ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या होता है? तो ल्यूमेन होता है। तो ज्योति फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन होता है, जबकि ये ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल है जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई है। कार्य और ऊर्जा ये दोनों की इकाई जो होता है वो क्या होता है? जूल होता है। तो याद रखना है कि कार्य की इकाई भी जूल है और ऊर्जा की इकाई भी जूल होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है वो सर्वप्रथम 1971 में लागू की गई। थोड़ा सा इसके घटनाक्रम को अगर समझा जाए तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे अगर मात्रकों की यूनिट्स की अगर बात करें तो कई सारे देश में क्या था कि अलग अलग मात्रक थे। जैसे कहीं पे सीजीएस मात्रक चलता था, कहीं पे एमकेएस है, तो कहीं पे और भी कई सारे यूनिट्स हैं जो कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग यूनिट्स चलता था। कहीं पे एमकेएस पद्धति था तो कहीं पे कह सकते हैं कि सीजीएस पद्धति था, जिसको हम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड कहते हैं, मीटर किलो सेकेंड कहते हैं, या तो फिर और भी कई सारे यूनिट्स हैं जो कि अलग अलग अपनी कह सकते हैं कि मात्रकों का प्रयोग करते थे ये। अब वहाँ से एक आप पढ़े होंगे एफपीएस सिस्टम, जैसे फुट पाउंड सेकेंड, तो ये भी सिस्टम था। तो कई सारे अलग अलग क्या थे मात्रकों का पद्धति था, जिसके कारण से क्या हुआ कि सभी देशों को अलग अलग मात्रक होने के कारण से कई सारी कठिनाइयाँ हो रही थी। ऐसे में क्या हुआ कि सभी देशों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि हमारे लिए एक ऐसा मात्रक होना चाहिए जो कि कह सकते हैं कि सभी के लिए एक समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी के लिए एक समान होना चाहिए। और एक समान करने के लिए कह सकते हैं कि एक ऐसी इकाई का कह सकते हैं कि सभी देशों ने मिलकर एक ऐसी यूनिट का तैयार किया गया जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं, एसआई पद्धति कहते हैं, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। तो याद रखना है कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो है वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसकी इकाई के बारे में सबसे पहले इसके बारे में चर्चा की गई। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो वो सबसे पहले कब लागू किया गया? 1971 में। 1971 में सभी ने मिलकर एक सिस्टम का यूनिट दिया जिसे हम कहते हैं एसआई सिस्टम, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में ऐसा यूनिट है जो कि कह सकते हैं कि सभी देशों के लिए ये समान माना जाएगा, यानी सभी के लिए अगर बल का इकाई यहाँ पे एसआई मात्रक अगर न्यूटन है तो सभी देशों में जो इसका यूनिट होगा वो क्या होगा? न्यूटन ही होगा। अगर मान लेते हैं कि ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला है तो सभी देशों में जो होगा वो ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला ही होगा। तो ये कह सकते हैं कि सभी देशों के लिए समान होगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अलग अलग यूनिट्स होने के कारण से अगर हम कुछ इसकी इकाई हम कुछ और मानते थे, दूसरे देश में क्या था उसकी इकाई कुछ और मानते थे। जैसे अगर मान लेते हैं कि ऊर्जा की इकाई हम जूल मान रहे हैं, हो सकता है दूसरे देशों में ऊर्जा की इकाई कुछ दूसरा मान रहे होंगे। तो ऐसे में क्या होता था कि अलग अलग
कह सकते हैं कि सभी देशों को कठिनाइयाँ भी होती थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है वो है हर्ट्ज। हर्ट्ज मापने की इकाई है, यानी हर्ट्ज को क्या मापने की यूनिट जो है वो ज्ञात किया जाता है, यानी क्या किस मापने के लिए कह सकते हैं कि किसको मापने के लिए हर्ट्ज का प्रयोग हम करते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी तरंगों की आवृत्ति। यानी आवृत्ति की इकाई क्या होता है, हर्ट्ज होता है। इसको HZ से हम बिलोंग करते हैं। अगला सवाल है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो विद्युत मात्रा की इकाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी एम्पियर। एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं और ये विद्युत धारा की इकाई या विद्युत मात्रा की इकाई जो होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। यानी कह सकते हैं कि लेंस की शक्ति को मापने के लिए हम किस पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो वो यूनिट है वो है डायोप्टर। डायोप्टर का इकाई का प्रयोग हम करते हैं जो कि लेंस की शक्ति मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डायोप्टर। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं और यही हमको पता चलता है कि कोई भी ध्वनि जो वो कितना ज़्यादा तीव्र है उसके बारे में हमको पता करने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। तो डेसिबल किसकी मापने की इकाई है, तो वातावरण में ध्वनि की इकाई, कह सकते हैं कि वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की एसआई यूनिट क्या है, यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक की एसआई सिस्टम जो है वो क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है वो है निम्न युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। अब आपको यहाँ पे बताना कि इनमें से कौन से दो यूनिट हैं जिसके कह सकते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं है। यहाँ पे आपको बताना कि इनमें से किसकी एक इकाई है, कौन से दो इकाई हैं जो कि जिसकी कह सकते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला इस सेम नहीं है। तो हम जानते हैं कि कार्य और ऊर्जा ये दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। जैसे कार्य और ऊर्जा ये दोनों की इकाई जूल होता है या तो फिर न्यूटन मीटर भी होता है। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं आवेग और संवेग, इसका भी कह सकते हैं कि दोनों का सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है। और भार एवं बल ये दोनों की इकाई जो होता है वो सेम होता है, लेकिन बल एवं दाब ये दोनों की कह सकते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि बल का न्यूटन है जबकि दाब का पास्कल होता है। और जब इसका कह सकते हैं कि जब हम डायमेंशनल फार्मूला भी निकालेंगे तो वहाँ पे भी क्या है कि डायमेंशनल फार्मूला इसका अलग अलग आएगा, जिसके कारण से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगला सवाल है वो एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है। तो एक खगोलीय इकाई जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को मापने के लिए हम खगोलीय इकाई का प्रयोग करते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर हमने बताया कितना होता है, तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ये इसकी इकाई कह सकते हैं कि इसका कह सकते हैं कि वैल्यू होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक खगोलीय इकाई बराबर। आगे चलते हैं, अगला सवाल है वो है इनमें से कौन से अविमीय है, यानी कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक यूनिट है जिसकी विमा नहीं होती है, यानी जिसका डायमेंशन नहीं होता है। तो इसमें विकृति इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्यानता गुणांक इसका कह सकते हैं कि डायमेंशन होता है, गैस नियतांक का भी होता है, प्लांक नियतांक का भी होता है, लेकिन विकृति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। ऐसे में आपको बताना कि इनमें से कौन सा एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, इनमें से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है और या कह सकते हैं कि अदिश राशि नहीं है। ऐसे सवाल भी हमसे एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि इनमें से पूछ रहा है कि सदिश राशि कौन सा नहीं है। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान एक ऐसा यूनिट है जो कि कह सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और हम जानते हैं कि 7 मूल मात्रक जो हैं, कह सकते हैं कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं उसके अंतर्गत भी द्रव्यमान आता है। इसके कह सकते हैं कि जैसे हम लंबाई, समय, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, तापमान, उसके बाद विद्युत धारा, ये सभी क्या है कि पदार्थ की जो मूल मात्रक है वो मूल मात्रकों के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। अगला सवाल है अदिश राशि है, इनमें से बताना कि आपको अदिश राशि कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी ऊर्जा। ऊर्जा जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बाकी सभी ये वेक्टर क्वांटिटी है। बल आघूर्ण भी आपका
ये वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, और संवेग भी जो है वो सदिश राशि है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? आपको यहाँ पे बताना कि इनमें से कौन से एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दाब, ऊर्जा और कार्य ये सभी जो वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन संवेग जो होगा वो क्या होगा? तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। हमने बताया था, आपको फॉर्मूला बताया था, इसका याद करने का ट्रिक बताया था, दयाल का सच्चा उविघता, दयाल का सच्चा उविघता, दयाल का सच्चा उविघता। इसको क्या है कि आप याद रखेंगे तो आप आसानी से जितने भी कह सकते कि, और उसके अलावा दो ठो और हम बताए थे, एक तो बताए थे संख्या और दूसरा बताए थे कार्य। ये कह सकते कि इसके अंतर्गत सारे जो भी यूनिट्स होंगे वो सारे स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। द से हो गया द्रव्यमान, य से हो गया आयतन, ल से हो गया लंबाई, का से हो गया कार्य तो आ गया आपका, स से हो गया समय, चा से हो गया चाल, उ से हो गया विद्युत कह सकते ऊर्जा, वी से हो गया विद्युत धारा, घ से घनत्व और ता से तापमान। ये अगर आप याद रख लेते हैं तो जितने भी स्केलर क्वांटिटी है वो सारे स्केलर क्वांटिटी आपको आसानी से याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं जिसे हम, व्युत्पन्न मात्रक। तो कह सकते हैं इनमें से कौन सा एक है जो कि व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, वो कह सकते हैं कि घनत्व है, द्रव्यमान, आयतन और इसके अलावा एक और है चाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी द्रव्यमान, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान जो है वो मूल मात्रक है, यानी 7 मूल मात्रकों में से एक माना जाता है द्रव्यमान को। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान जो है वो कह सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, ये क्या है? मूल मात्रक के अंतर्गत आते हैं। बाकी सभी जो है वो कह सकते हैं कि ये सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, वो है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? जब हम संवेग और वेग के दोनों अनुपात से कौन सी भौतिक राशि हम प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान को संवेग और वेग ये दोनों के मदद से हम कह सकते हैं कि इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल अगर देखा जाए तो अगला सवाल है कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? यानी प्लांक नियतांक जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सभी चीज़ों को हम पढ़े थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कोणीय गति हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, एक लड़की झूले पर बैठी हुई है, झूला झूल रही है। वह लड़की अचानक खड़ा हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? तो दोलनों का आवर्तकाल जो होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। ऐसा एक्चुअल में इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये मान लेते हैं कि ये झूला है, यहाँ पे क्या है कि लड़की बैठी हुई है, यहाँ पे लड़की पहले बैठी हुई है, यहाँ पे पहले लड़की बैठी हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका हाइट जो है वो टोटल कितना है? यहाँ पे हाइट इतना है। अब इसका केंद्र कहाँ होगा? इसका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा। तो ऐसे में क्या है कि ये इसका दोलन जो है वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे ये लड़की खड़ा हो जाती है, तो जैसे ये लड़की खड़ा होगी तो कह सकते हैं कि इसका केंद्र भी कहाँ जाता है, यानी इसका मिड पॉइंट भी आगे चला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इसका दोलन काल जो है वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होता जाता है। इसी के कारण से अगर लड़की झूले पे बैठी हुई स्थिति में है, झूला झूल रही है, यदि लड़की खड़ी हो जाती है तो वैसे में दोलनों का आवर्तकाल जो होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, इसी से संबंधित एक और सवाल है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का अगर बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कह सकते हैं एक गोल मेज है, ये चारों तरफ लगातार घूम रहा है, लेकिन अचानक से इसमें एक और व्यक्ति आकर बैठ गया। तो एक व्यक्ति के बैठने के कारण से ये क्या होगा? तो इसके घूर्णन गति जो है वो धीरे धीरे क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसके परिवर्तन क्या होता है? तो यहाँ पे हमको बताना है कि इसमें परिवर्तन क्या देखने को मिलेगा। त्वरण दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, या भार दोगुना हो जाता है। तो यहाँ से हमने देखा था कि जब हम पढ़ रहे थे इन सभी चीज़ों के बारे में, जब हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा यानी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब हम पढ़ रहे थे,
जैसे मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग थे, हमने पढ़ा था यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग थे। कौन कौन से थे? एक तो था काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा था पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा क्या था? पोटेंशियल एनर्जी था। तो यहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी यानी कह सकते कि एक था गतिज ऊर्जा और दूसरा था स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी में हम पढ़े थे कि अगर द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, अगर द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो दोगुनी हो जाएगी। यदि अगर उसके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगा? आधी हो जाएगी। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए, अब यहाँ पे हम इससे पहले हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, जब हम मास को दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। जैसे हम मास को आधा कर देंगे यानी द्रव्यमान को आधा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में क्या होगा? वो आधी हो जाएगी। जैसे हम वेग में परिवर्तन करेंगे यानी वेलोसिटी को हम दोगुना करेंगे तो उसके गतिज ऊर्जा में क्या होगा? 4 गुनी हो जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार सवाल पूछा जाता है। और फिर याद रखिएगा वेलोसिटी को अगर हम आधा कर दें तो उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा? तो वो 1/4 हो जाएगा। तो ये चारों पॉइंट जो वो आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक और पॉइंट याद रखना है कि यदि संवेग को दोगुना कर दिया जाए, यानी संवेग को अगर दोगुना कर दिया जाए, अगर संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये 4 गुना हो जाता है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं कि यदि द्रव्यमान को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाएगा। यदि द्रव्यमान को आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। यदि वेग को दोगुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यदि वेग को आधा किया जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। यदि कह सकते कि संवेग को दोगुना किया जाए यानी मोमेंटम को दोगुना किया जाए तो वैसे में कह सकते कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा यानी गतिज ऊर्जा जो होगा वो आपके 4 गुने हो जाएंगे। तो यहाँ से 4 सवाल आपसे 5 सवाल बनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वेग को दोगुना किया जाए, तो वेग को दोगुना करेंगे तो इसका गतिज ऊर्जा जो होगा वो 4 गुनी हो जाएगी। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा स्थिर होता है, लेकिन इसका भार जो होता है वो क्या होता है? हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जैसे जाएगा तो उसके भार में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन द्रव्यमान याद रखिएगा, द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? तो द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। अगला सवाल है वो है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो ये हम पढ़े थे न्यूटन के गति के प्रथम नियम। जब हम न्यूटन के नियम पढ़ रहे थे तो उसमें हम पढ़े थे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो यहाँ पे गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो प्रथम नियम ने हमें बोला था कि किसी भी पिंड को कह सकते कि या कोई भी पिंड जो है वो इसकी स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यानी कह सकते कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना होता है तब तक वो पिंड कह सकते कि स्थिति अपना बदलना नहीं चाहता है। यानी कह सकते कि वो अपना जड़त्व का हमेशा विरोध करती है। इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, या तो इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है वो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? तो याद रखिएगा, किसी असंतुलित बल में किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होता है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है वो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बनता है। यानी कह सकते कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम तभी बनता है जब कह सकते हैं कि हमेशा जो है वो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया नियम जो है वो कार्य करता है। जैसे क्रिया और प्रतिक्रिया नियम अगर हम समझना चाहे तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो उसके लिए 2 वस्तु का होना आवश्यक है। यानी इसने इस पे क्रिया किया लेकिन प्रतिक्रिया इसने इस पे दिखा दिया। यानी कह सकते हैं कि अगर ऐसे हम समझे कि 2 व्यक्ति है, किसी ने ये मान लेते हैं ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है। ए ने क्या किया? बी को 1 थप्पड़ मारा, लेकिन बी ने क्या किया? बी को उल्टा जमा करके 2 थप्पड़ दे दिया।
तो यानी क्रिया इसने किया लेकिन प्रतिक्रिया इसने इस पर दिखा दिया। तो इसीलिए कह सकते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो हमेशा उसके लिए दो पिंड का होना आवश्यक है, यानी दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसीलिए माना जाता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के किस नियम के आधार पर बोला गया है? तो याद रखिएगा, न्यूटन के थर्ड लॉ यानी न्यूटन की गति के तृतीय नियम जो है वो कह सकते हैं कि क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अंतर्गत बोला गया है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी हमने देखा था, जैसे बंदूक से जब गोली दागते हैं तो गोली दागते समय हमें पीछे की ओर एक झटका महसूस होता है। जब नाव से हम कह सकते हैं कि समुद्र के किनारे पर हम उतरते हैं तो उतरते समय जब हम ज़मीन पर उतरते हैं तो क्या होता है कि नाव यहाँ पे होता है, जैसे हम ज़मीन पर कूदते हैं तो नाव जो है वो पीछे की ओर खिसक जाना। ये भी कह सकते हैं कि हमने क्रिया इधर किया लेकिन प्रतिक्रिया इधर हुआ। इसी तरह से और भी कई सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे नाव को हमको अगर पानी में उतारना है तो हम क्या किए, एक डंडा यहाँ पे लगा देते हैं और हम यहाँ पे हमने क्या किया, बल यहाँ पे लगाया, लेकिन क्या है यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये पीछे की ओर नाव जो है पीछे की ओर खिसक जाता है। तो ये सारे जो वो कह सकते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। अगला सवाल है, जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के अनुसार ये संभव है? तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार से कह सकते हैं कि ये जल में तैरना जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण होता है। साथ ही साथ एक आप पढ़े होंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये भी कह सकते हैं कि उत्प्लावन बल जो कि कह सकते हैं कि फ्लोटेशन और लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये भी सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज साहब ने दिया था। तो आर्किमिडीज के द्वारा ये दिया गया था लॉ ऑफ फ्लोटेशन, यानी तैरने का सिद्धांत जो मुख्य रूप से आर्किमिडीज ने दिया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि जल में तैरना न्यूटन के किस गति के कारण संभव है तो वो हो जाएगा आपका थर्ड लॉ। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, वो कोई पिंड तब तक कह सकते हैं कि विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक कोई बाह्य बल नहीं करता है। तो ये न्यूटन ने ही दिया था, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार से ये बोला गया है। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल है, बल की परिभाषा आती है। तो बल की परिभाषा जो दिया गया है वो है गति के प्रथम नियम से, यानी न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा हमें मिलती है। जबकि अगर पूछा जाए कि बल का व्यंजक प्राप्त होता है तो ये न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। अगला सवाल है, किसी पिंड के गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में या विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी जड़त्व। यहाँ पे सिंपल कहने का अर्थ है कि कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे है तो किसी भी कह सकते हैं कि सीधी रेखा या विराम या एक समान गति में स्थिति में ये परिवर्तन का विरोध करना चाहती है। कहने का अर्थ है कि इसका जड़त्व जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। सपोज दैट कोई एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि हम अगर कहीं किसी कह सकते हैं कि अगर कोई कार्यों में हम इतने लीन हो जाते हैं कि अगर हमें वहाँ से कोई चीज़ों को बदलने के लिए बोला जाता है कि आप इस काम को छोड़ दो, तो हमें लगता है कि कौन सा इतना दूसरा काम करने के लिए कौन सा इतना झंझट पालेगा, जिसके कारण से क्या करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं इसका रीज़न क्या होता है कि हमारा जड़त्व जो होता है वो इसके प्रति क्या होता है, तो काफ़ी मेरा जड़त्व जो होता है वो अधिक हो जाता है, जिसके कारण से हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। तो इसलिए याद रखना है कि किसी पिंड के गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा या विराम में एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो इसका जड़त्व होगा। यानी जड़त्व के कारण से हम कह सकते हैं कि कोई भी नया कार्य अगर हमको बोला जाता है तो कह सकते हैं कि सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो ये जड़त्व के कारण, जिसे हम इनर्शिया भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, या तो फिर इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। गैलीलियो का नियम भी इसे कहा जाता है। तो याद रखना कि इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम जो है वो न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है, और यही न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा भी मिलती है। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है वो है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो याद रखना कि पृथ्वी के द्वारा
घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से जो है वो, जो कह सकते हैं कि अगर कहीं घोड़ा देखते हैं कि आगे जो बढ़ता है तो पृथ्वी द्वारा ये घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, जैसे मान लेते हैं कि ये गाड़ी है और अगर घोड़ा यहाँ पे, कह सकते हैं कि यहाँ पे घोड़ा है, यहाँ पे 4 पैर है, इनके कह सकते हैं कि ये पैर है। अब यहाँ पे क्या है कि जब जब भी कह सकते हैं कि घोड़ा आगे बढ़ेगा तो गाड़ी लेकर जब जैसे आगे बढ़ेगा, कह सकते हैं कि गाड़ी लेकर ये आगे जैसे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले इसके पैरों पर आरोपित बल लगाता है, और पैर ये कहाँ पे, जमीन पे पहले बल लगाएगा। तो पृथ्वी के द्वारा घोड़े पर पैरों पर आरोपित बल से ही कह सकते हैं कि ये आगे बढ़ पाता है। तो याद रखिएगा, गाड़ी खींचता हुआ जो है किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो वो है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे अगर बात करें कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ यानी न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार से बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर गाड़ी में बैठा हुआ है, मान लेते ये सीट है, इसमें कोई व्यक्ति यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है। अब देख सकते हैं इसका बैठने का स्थान जो वो बहुत कम है। जैसे अचानक गाड़ी, कह सकते हैं कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाएगा तो ब्रेक लगाने के कारण से क्या होगा, ये व्यक्ति तो इसका पोजीशन में है लेकिन ये पूरा शरीर जो है ये कह सकते हैं कि गतिमान अवस्था में रहता है, जिसके कारण से ये आगे की ओर झुक जाता है। वहीं अगर अचानक से अगर कहते हैं कि अचानक से अगर बस चलना शुरू कर दे, यानी बस अगर अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो ये तो स्थान जो है वो कह सकते हैं कि यहाँ पे ये ठीक है स्थिर अवस्था में है, लेकिन ये पूरा पर्सन जो है वो कह सकते हैं कि पीछे की ओर झुक जाता है, जिसके कारण से कह सकते हैं कि जब अचानक ब्रेक लगेगा तो हम आगे की ओर आएंगे, और जब अचानक से गाड़ी चलना प्रारंभ कर देती है तो पीछे की ओर झटका हमें महसूस होता है या तो पीछे की ओर धकेले जाते हैं। तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार से होगा। अगला सवाल है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा, रॉकेट भी जो है न्यूटन के थर्ड नियम यानी कह सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार से रॉकेट जो है वो कार्य करता है। तो रॉकेट का सिद्धांत भी जो करता है वो किस पर आधारित है, तो रॉकेट के सिद्धांत पर है। आप देखते होंगे कि जब भी कोई रॉकेट छोड़ा जाता है तो जो रॉकेट छोड़ने के पहले क्या है कि पहले जो है वो कई सारे कह सकते हैं कि गैसों को जो है वो पहले नीचे जो है वो भेजा जाता है, यानी नीचे जो है वो गैसों को टकराया जाता है। आप जब देखते हो कि कोई भी प्रक्षेपण होता है रॉकेट का तो पहले इससे कई सारे गैस आते हैं जो कि नीचे ये टकराता है, यानी क्रिया किधर हुआ, इधर हुआ, लेकिन रॉकेट किधर उड़ा, वो उधर उड़ा। तो इसीलिए हम देखें ना कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये जो होता है वो हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर होता है, यानी क्रिया हमने इधर किया लेकिन प्रतिक्रिया कहाँ हुआ, प्रतिक्रिया ऊपर में हुआ, यानी रॉकेट किधर गया तो रॉकेट जो वो ऊपर की ओर चली जाती है। तो याद रखिएगा, जब भी रॉकेट जो छोड़ा जाता है उसके पहले गैसों को क्या है कि पृथ्वी से टकराया जाता है, जिसके कारण से इसका प्रतिक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं झटका जो है ऊपर की ओर लगता है, जिसके कारण से रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है। आगे अगर बात करें कि यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका होता है, ऐसा क्यों होता है, तो उसके विश्राम जड़त्व के कारण से क्या होता है कि अश्वारोही के गिरने की आशंका होती है। अब ऐसा होता क्यों है, जैसे अगर हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि घोड़ा है, ये घोड़ा है, हालांकि घोड़ा जैसा लग नहीं रहा है लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम क्या है कि बैठे हुए हैं, ये कोई एंगल से ही घोड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी एक सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ऐसा ही होता है घोड़ा। अब यहाँ पे क्या है कि हम क्या है यहाँ पे बैठे हुए हैं, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, यानी कह सकते हैं कि अचानक अगर बैठा हुआ है, अगर मान लेते हैं ये अगर बैठा हुआ है तो जैसे ये अचानक चलेगा यानी कह सकते हैं कि ये अवस्था क्या होगा, गतिमान अवस्था में हो जाएगा। लेकिन ये सारा अवस्था जो था वो क्या है, ये तो स्थिर अवस्था में था, जिसके कारण से क्या है ये पीछे की ओर गिर सकता है, जिसके कारण से देखा जाता है कि अचानक अगर कहीं अश्वारोही या तो कह सकते हैं कि घोड़ा अगर अचानक से उठ करके चलने लगे तो उसमें जो बैठे यात्री होते हैं वो पीछे की ओर गिरने की आशंका होती है। या तो फिर हम देखते हैं कि अगर आप बाइक चलाते होंगे तो जैसे आप ब्रेक को लगाते हैं तो देखते होंगे कि ब्रेक लगाने के बाद व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं आगे की ओर झुक जाता है,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मान लेते हैं कि अगर मोटरसाइकिल है, इसमें क्या है कि मोटरसाइकिल में जब हम बैठे होते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे बैठे होते हैं, यहाँ पे हम बैठे होते हैं, ऐसे में क्या होता है जैसे ये ब्रेक लगता है तो ये तो स्थिर में, ये कह सकते हैं कि ये तो रुक जाता है, लेकिन हमारा शरीर जो होता है वो क्या होता है, ये गतिमान अवस्था में ही रहता है, जिसके कारण से ये आगे की ओर झुक जाता है। तो कह सकते हैं कि ये तो अस्थिर अवस्था में आ गया, टायर इसका जो है चक्के तो अस्थिर अवस्था में आ गए, लेकिन हमारा शरीर जो होता है वो क्या होता है, गतिमान अवस्था में होता है। मान लेते हैं अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम चल रहे हैं, अचानक से 60 से अगर हम जीरो कर दें तो कहीं ना कहीं ये शरीर जो है वो क्या था, 60 के स्पीड में था और हमने इसे क्या किया, जीरो करना चाहा, तो स्वाभाविक बात है कि ये शरीर का जो भी कह सकते हैं कि ऊपरी भाग है, ऊपरी हिस्सा है, वो गतिमान में ही था, जिसके कारण से ये आगे की ओर झुकेगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है आज का कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे की ओर पकड़ता है? इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि बॉल को जो है वो विश्राम की स्थिति में आ सकती है, जिसके कारण से हमें कैच लेने में आसानी हो और हमारे हाथों में चोट कम लगे। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब बॉल अगर कोई बल्लेबाज वहाँ से मारता है तो ये कह सकते हैं कि कुछ लगभग मान लेते हैं कि लगभग ये 60 के स्पीड में आ रहा होता है। मान लेते हैं कि ये 60 के स्पीड में आ रहा है। अब 60 के स्पीड में आने पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हाथों में लेना चाह रहे हैं, हाथों में जैसे लेना चाहेंगे तो इसे हम क्या करना चाहते हैं, जीरो करना चाहते हैं। अब समझिए कि 60 से हम सीधे इसे जीरो में करना चाहेंगे तो स्वाभाविक बात है कि हमें चोट जो वो काफ़ी ज़्यादा लग सकता है, साथ ही साथ गेंद जो है वो हमारे हाथों से छटक करके नीचे भी गिर सकता है। बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे तो भी तो यही करते थे, हाथ हम सीधे रखते थे कि गेंद आएगा, उसके बाद हाथ हम जब तक सोचते थे कि जब तक हम हाथ बंद करें तब तक गेंद जो है वो उछल करके फिर से नीचे चल जाता था, यानी गिर जाता था, कैच नहीं हो पाता था और हाथों में हमें चोट भी बहुत ज़्यादा लगता था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 60 के स्पीड से हमने क्या किया, उसे तुरंत जीरो करना चाहा। लेकिन अगर जो एक प्रशिक्षित खिलाड़ी होता है वो क्या करेगा, 60 से पहले उसे क्या करेगा, वो थोड़ा सा पीछे करेगा, जैसे उसके हाथ में आएगा तो उसे 60 से पहले 40 करेगा, 40 से थोड़ा सा वो फिर पीछे करेगा हाथ और 20 में लाएगा और अगला बार जो है वो 20 से इसे जीरो कर देगा। यानी कहने का अर्थ है कि पहले वो डायरेक्टली क्या है कि 60 से जीरो नहीं करेगा, 60 से वो थोड़ा सा कम लाएगा, 40 करेगा, 40 से फिर वो 20 लाएगा और 20 से फिर वो जीरो लाएगा। तो इस तरह से क्या है कि हमारे हाथों में चोट जो वो कम लगता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है वो है बल गुणनफल है। तो बल जानते हैं कि द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण से हमें बल प्राप्त होता है, बल का यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। हम क्या पढ़े हैं, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो इसका फॉर्मूला होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण, उसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। आखिर में बल हम कहते किसे हैं, बल आखिर में है क्या? तो अगर कहता है कि कोई वस्तु, मान लेते हैं कोई वस्तु है, इसमें ये कह सकते हैं कि ये द्रव्यमान, मान लेते हैं कि द्रव्यमान है, मास है, अगर इसमें हमने क्या किया, ताकत लगाया यानी बल लगाया, और ये वस्तु अगर यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसमें त्वरण पैदा हुआ, और ये कह सकते हैं कि वस्तु एक जगह से दूसरे जगह ये अगर आ गया तो ये कह सकते हैं कि ये मेरा बल ही था जो कि एक पिंड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का प्रयास किया, या तो उसकी चेष्टा किया, या तो फिर अगर और भी दूसरे तरीके से अगर समझें तो बहुत बार क्या होता है कि जब हम घरों में सुबह सुबह सोए होते हैं तो क्या होता है कि हमें जल्दी से उठने की आदत नहीं होती है, एक दो बार कोई आवाज़ दिया तो हम नहीं उठ पाते हैं। लेकिन जैसे कोई जिनसे हम कह सकते हैं कि डरते हैं, जैसे सपोज दैट अगर पापा ने जैसे आवाज़ लगाई, हम तुरंत क्या है यहाँ से कह सकते हैं कि तुरंत उठ करके और तुरंत फटाफट चल गए और ब्रश करना शुरू कर दिए। तो ये क्या है कि एक पापा का बल ही तो था जिसके कारण से ये पिंड को कह सकते हैं कि हमें उठा करके यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया, या तो कह सकते हैं कि यहाँ तक भेज दिया। तो ये बल ही तो है जिसके कारण से कोई पिंड जो होता है वो एक जगह से दूसरे जगह जो है वो गतिमान हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो बल कहते हैं। तो बल की परिभाषा क्या है, द्रव्यमान गुना त्वरण। अगला सवाल है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? तो याद रखिएगा उसका भार जो होता है वो घट जाता है, लेकिन मात्रा हमेशा अपरिवर्तित रहती है, यानी द्रव्यमान उसका कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान हमेशा जो है वो रिमेन्स सेम होता है, मास कभी भी बदलता नहीं है, चाहे वो चंद्रमा पे हो, पृथ्वी पर हो या कोई अन्य ग्रह पे हो, मास हमेशा क्या होता है, तो ये सेम होता है, यानी द्रव्यमान हमेशा समान होता है,
लेकिन भार जो होता है वो परिवर्तनीय होता है, यानी ये हमेशा बढ़ता घटता रहता है। लेकिन हम जानते हैं कि भार जो होता है वो पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है, जिसके कारण से कह सकते हैं कि भार जो होगा वो घटेगा लेकिन मात्रा जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि अगर किसी व्यक्ति का भार अगर कहीं पृथ्वी पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो 1/6 कर देंगे, यानी बटा 6 से कर देंगे तो यानी 10 केजी। तो यानी कह सकते हैं कि चंद्रमा पर उसका वजन 10 केजी हो जाएगा। अब यहाँ से होता क्या कि जब 60 केजी का व्यक्ति जब चंद्रमा पर जाता है और वहाँ पे 10 केजी का हो जाता है तो उसे जब चंद्रमा पर उतारा जाता है तो उसके शरीर में इसीलिए अतिरिक्त भार उसे दे दिया जाता है ताकि वो हल्का ज़्यादा होने के कारण से वो क्या है कि अगर थोड़ा सा भी पैर उठा करके चलेगा तो वो हो सकता है बहुत ज़्यादा जंप लगाएगा। इसके कारण से उस पर क्या है कि उसके शरीर में अतिरिक्त भार जो वो दे दिया जाता है। उसी तरह से अगर अगला सवाल पूछा जाए कि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान अगर पृथ्वी पर 60 केजी है, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान अगर 60 केजी है तो उसका द्रव्यमान जो वो चंद्रमा पर कितना होगा, तो 60 केजी ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे शब्द प्रयोग किया है द्रव्यमान का, जो कि हम जानते हैं कि द्रव्यमान कभी परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान जो पृथ्वी पर होगा वही द्रव्यमान चंद्रमा पर भी होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। तो पृथ्वी से कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम अगर मान लेते हैं ये ग्लोब है, यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या है, तो ये आपका भूमध्य रेखा है, या तो फिर इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा या तो फिर विषुवत रेखा भी इसे कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि विषुवत रेखा पर जो हमारा जो कह सकते हैं कि जी का मान होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। जी का मान जो होता है वो सबसे कम होता है, यानी केंद्र पर इसका मान तो 0 होता है, 0 होता है। और याद रखिएगा जैसे ये ध्रुवों की ओर जाएंगे, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है। कुछ इस तरह से होता है इसका, कुछ इस तरह से मान सकते हैं कि ये है, तो ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया। जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होता है, अधिक होता है, जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, शरीर का वजन सबसे अधिक क्या होता है, तो ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है। जी का मान कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो ध्रुवों पर होता है, इसलिए शरीर का वजन भी क्या होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। अगला सवाल है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। अब यहाँ पे इसके पहले हम कह सकते हैं कि सवाल को थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर में ऐसा होता क्यों है। क्योंकि हम जानते हैं कि जितना हम पृथ्वी पर उछल सकते हैं लेकिन उतना ही जंप अगर कहीं हम चंद्रमा पर लगा दें तो हो सकता है हम चंद्रमा पर थोड़ा सा अधिक हम उछाल लगा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर उछाल जो है वो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। यानी जितना गुरुत्वाकर्षण कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी में है, हो सकता है चंद्रमा में उतना गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, जिसके कारण से क्या कि वहाँ पे हम अधिक दूरी तक कह सकते हैं कि उछाल लगा पाते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति की एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है। मान लो ये दीवार है या कोई वस्तु भी है, दीवार नहीं तो कोई वस्तु भी है, हमने इसे क्या किया, यहाँ से धक्का लगाया, लेकिन ये दीवार ना यहाँ से हिला ना डोला, यानी कह सकते हैं कि इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या मेरा ये बल हुआ, हमने कोई कार्य किया, तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक हम उस वस्तु को विस्थापित एक जगह से नहीं कर पाए तब तक मेरा वर्क जो होगा वो डन नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कोई भी कार्य नहीं हुआ। अगला सवाल है, आज का अंतिम सवाल है, आज का 50वां सवाल है, और इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका कमेंट करके आपको आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखेंगे कि पहाड़ी पर चढ़ता वो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों। हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो वैसे में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो पहाड़, अगर मान लेते हैं कि ये पहाड़ है और अगर कोई व्यक्ति कह सकते हैं कि पहाड़ पर चढ़ रहा है तो जब ये चढ़ता है व्यक्ति तो थोड़ा सा क्या है कि झुका हुआ देखने को मिलता है, कि व्यक्ति जो होता है वो क्या है, थोड़ा सा झुक जाता है आगे की ओर। तो ऐसा क्यों होता है, ताकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु या स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर जो भी होगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। और साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।